वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 13th जुलाई 2022। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे आया है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। तो इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है रिटेल लेवल पे वो 7.01% यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, जो कि मई में कितनी थी 7.04%। हालांकि ये जो 7% का मार्क है ये पिछले 3 मंथ से 7% से ज्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है। रूरल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो 7.09% है, जो 7.08% थी मई मंथ में। अर्बन कंज्यूमर को भी 6.92% का प्राइस राइज हमें देखने को मिला है, और ये डेटा जो है मेजर किया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। इसको डिस्कस करेंगे अभी हम सीपीआई को। देन फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है ये मेजर की जाती है एज पर कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जो कि 7.75% है। पहले ये 7.97% थी। हालांकि अर्बन एरियाज में जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है ये अबव 8% हमें देखने को मिली है, और एग्जैक्ट नंबर है 8.04%। हालांकि जो हाइयर कॉस्ट है सीरियल्स वेजिटेबल्स की, जैसे टोमेटोज है, मिल्क, फिश, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, फुटवेयर, सर्विसेज, इनका जो प्राइस राइज था वो बैलेंस हो गया है एडिबल ऑयल के, फ्यूल के, इन सब के प्राइसेस कम होने की वजह से। पीआई एंड डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई जो है ये कंज्यूमर लेवल पे यहाँ पे कैलकुलेशंस की जाती हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है कंज्यूमर लेवल पे, और डब्ल्यूपीआई में होलसेल लेवल पे, ये नाम से ही पता लग रहा है। देन इसमें सीपीआई में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों मेजर की जाती हैं। डब्ल्यूपीआई में क्या आएगा? ओनली गुड्स। बेस ईयर की अगर हम बात करें सीपीआई की, किस बेस ईयर से इसको कैलकुलेट किया जाता है? सीपीआई में 2012 है, डब्ल्यूपीआई में 2011-12 है। तो ये डेटा आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ओपोजिशन पार्टीज का यहाँ पे कहना है कि जो नेशनल एम्बलम है उसमें क्रेज थोड़ी सी मिसिंग है। जैसे लायन, इनका मानना है कि लायंस जो शो किए गए हैं वो थोड़े अग्रेसिव नेचर के शो किए गए हैं। हालांकि जो ओरिजिनल नेशनल एम्बलम है या ओरिजिनल जो लॉयन कैपिटल है उसमें लॉयंस थोड़े 22 शो किए गए हैं। नेशनल एम्बलम जो है ये रिप्रेजेंटेशनल सील है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। अशोकन पिलर है लॉयंस कैपिटल, अशोकन पिलर को ही लॉयन कैपिटल बोलते हैं, जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर बेस्ड है। 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था, इसको नेशनल एम्बलम बनाया गया था। और सारनाथ की यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। सारनाथ ऐसी प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने फर्स्ट सरमन दिया था, फर्स्ट उपदेश दिया था। ये लोगों आप लोगों ने याद रखना है। देन इंडियन नेशनल एम्बलम का जो मोटो है दैट इज सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। स्लोगन जो है सत्यमेव जयते ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, जो फाइनल चैप्टर है हिंदू वेदास का। एम्परर अशोक ने अशोका पिलर जो है इरेक्ट जब किया था तो 4 लाइन्स थे इसमें, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो। यहाँ पे 3 आपको दिखेंगे, बट एक लाइन जो है वो फ्रंट के बैक साइड पे है, जो सिंपलाइज क्या करते हैं? पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। इसके अलावा हॉर्स, बुल, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स भी डिपिक्ट किए गए हैं पिलर के ऊपर। एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध की बिगिनिंग। जैसे टाइम पे जो गौतम बुद्ध की मदर थी उनको एक ड्रीम आया था कि एलिफेंट जो है उनकी वॉम्ब में एंटर कर रहा है। बुल जो है रिप्रेजेंट करता है बुद्धास का जो जोडियक साइन है दैट इज टॉरस। हॉर्स जो है रिप्रेजेंट करता है बुद्धा स्टीड। स्टीड एक तरह से आप बोल सकते हो एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हॉर्स, जो बुद्ध जिसको चलाकर गए थे जब उन्होंने अपना जो महल था उसको छोड़ा था। इनलाइटनमेंट जो है वो रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पे, सिंबलाइज की गई है लॉयन से। तो ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं, प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन इंडिया ब्राजील नेवीज जो है ये कोलैबोरेट करेंगी। कोलैबोरेट किस लिए करेंगी? फ्रेंच स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स को लेकर, इनकी जो मेंटेनेंस है उसको लेकर यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाएगा। फ्रेंच स्कॉर्पिन क्लास जो सबमरीन्स हैं ये बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सबमरीन्स हैं, जो मल्टीफेरियस मिशंस के लिए यूज की जाती हैं, जैसे एंटी सरफेस शिप वॉरफेयर में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में, माइन लेइंग में एंड एरिया को सर्विलियंस करने में। इंडिया ने ये इंक्लूड की थी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 75। ये इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 6 स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन्स जो है इंक्लूड की जाएंगी। 6 का नाम देख लेते हैं, जैसे आईएनएस कलवाड़ी है, आईएनएस कंदेड़ी, आईएनएस करांच, आईएनएस वेला, आईएनएस वगीर एंड आईएनएस वागशीर। ये सारे नाम आपने याद रखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नासा का एक टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसने रिसेंटली एक नया फिनोमिना जो है ऑब्जर्व किया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन्होंने फर्स्ट फुल ऑफ कलर इमेज जो है जो यहाँ पे रिलीज की है। ये इमेज क्या रिप्रेजेंट करती है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का डीप फील्ड का मतलब क्या है? नासा ने इसको डिस्क्राइब किया कि डीपेस्ट और शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज है ये,
डिस्टेंट यूनिवर्स की अब तक की जो फारदेस्ट यूनिवर्स है उसकी एक इमेज है। इसमें एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज जो है यहाँ पे दिखाया गया, जिसको नाम दिया गया है SMAC-S0723। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है नासा का। नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। देन ये कंसीडर किया जाता है, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप था नासा का ही, उसका एक सक्सेसर है ये। और टेलीस्कोप जो है ये 3 स्पेस एजेंसीज की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, जैसे नासा जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। वेब जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये रिवील करेगा अनएक्सपेक्टेड न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज को, जो हेल्प करेंगी ह्यूमैनिटी को अंडरस्टैंड करने में कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है और कैसे ये आज की जो प्लेस है, ये जिस कंडीशन में आज है, ये कैसे इस कंडीशन तक पहुंचा है। नेक्स्ट देखते हैं, गोदरेज ने अनवील किया है कूलिंग सॉल्यूशन टू स्टोर इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती थी इसकी स्टोरेज में। स्टोरेज जो है आइस पैक्स के थ्रू की जाती थी, जो कि इकोनॉमिकल वे नहीं था। तो इसके लिए यहाँ पे इंसुलिकूल जो है गोदरेज ने इंट्रोड्यूस किया है, एंड गोदरेज इंसुलिकूल प्लस जो कूलिंग सॉल्यूशंस है इंसुलिन को स्टोर करने के लिए, तो इससे जो मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी डायबिटिक्स को इंसुलिन स्टोर करने में, वो अब फेस नहीं करनी पड़ेगी। देन प्रॉपर स्टोरेज से क्या होता था कि जब आइस पैक्स में स्टोर की जाती थी, उससे वैक्सीन की एफिशिएंसी कम हो जाती थी, जिससे कई बार डोसेज भी बढ़ाना पड़ जाता था। देन डायबिटीज को मैनेज करने में ये एक हेल्पफुल यहाँ पे साबित हो सकती है, खासकर उन पेशेंट्स में जिनका काफी लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है या लंबे समय तक जिसको ये लेने की जरूरत है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है, ये जो न्यू वैक्सीन आ रही हैं, जैसे कोविड की वैक्सीन है जिनके लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, खासकर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक, उनको भी स्टोर करने में यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अर्बन हाउसिंग स्कीम के लिए कोई भी न्यू फंड सैंक्शंस नहीं होंगे, और जो पुराने प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं उनको पहले खत्म किया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये सैंक्शंस जो है इसके लिए मना किया है, और ये किसके अंडर है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अर्बन पार्ट है इसका, उसके लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को इम्प्लीमेंट कर रही है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और मिशन क्या एड्रेस करेगा, अर्बन हाउसिंग जो शॉर्टेजेस आती हैं खासकर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, लोअर इनकम ग्रुप में, मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरीज में और सम स्लम डेवलपर्स में, इनमें इंश्योर किया जाएगा कि इनको पक्का हाउस मिले, जितने भी एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड हैं, बाय द ईयर 2022। और इस ईयर में जो इंडिया है ये कंप्लीट करेगा 75 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। इसमें हम फैक्टर देख लेते हैं कि किन किन जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन से होंगे। लेबर क्लास के होंगे, अर्बन पुअर जिसमें स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा पुलर्स आएंगे, मार्केट ट्रेड एसोसिएशन हो सकती हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्टूडेंट ये हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के मेंबर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट विजिटर्स हो सकते हैं, देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं, एजुकेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो ये टारगेट बेनिफिशियरीज हैं जो ईडब्ल्यूएस दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरीज के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ने डिलीट किया है एनजीओ का डेटा फ्रॉम एफसीआरए वेबसाइट। एफसीआरए की जो वेबसाइट है उससे, एफसीआरए स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और ये यहाँ पे क्या जस्टिफिकेशन दी गई है कि उन एनजीओज का डेटा यहाँ पे डिलीट किया गया है जिनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है या जिन्होंने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है बेसिकली रेगुलेट करता है फॉरेन फंडिंग को, कि इंडियन पर्सन्स या कोई भी एनजीओस है जिनको फॉरेन फंडिंग्स मिल रही हैं, वो उनके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन रखता है कि वो जो फंडिंग आ रही है वो जिस पर्पस के लिए फंडिंग आई है उसी पे यूज हो रही है या किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही है। खासकर यहाँ गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि ऐसी फंडिंग जो है वो किसी एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए स्पेंड तो नहीं की जा रही। देन इस एक्ट के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको रजिस्टर करना पड़ता है और रिन्यू करना पड़ता है हर 5 साल बाद। और रजिस्टर्ड एनजीओ जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकती हैं 5 मेन पर्पसेस के लिए, दैट इज सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पर्पसेस के लिए। और इसको इंप्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है पीवी के लिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए इन्होंने वैक्सीन इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है सर्वावैक। तो वैक्सीन का नाम आपने याद रखना है। ये फर्स्ट ऐसी वैक्सीन है जो इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में तो ऑलरेडी ये वैक्सीन है पहले से, बट लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो है इंडिया की फर्स्ट ये वैक्सीन है पैपिलोमा वायरस से फाइट करने के लिए।
क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है। इसका मतलब क्या है कि 4 डिफरेंट जो टाइप्स हैं वायरस के, उससे ये फाइट करने में हेल्पफुल होगी। इसको मैन्युफैक्चर किया है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डीसीजीआई ने इसको अप्रूवल दिया है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है ये ट्रांसमिट होता है बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, और असिम्प्टोमेटिक जो है इनिशियल ईयर्स में ही असिम्प्टोमेटिक रहता है ये। इट मींस इसके सिम्टम्स जो सामने नहीं आते हैं। मेजर कॉज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वाइकल कैंसर्स का। और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडियन वीमेन्स में जो देखा जा सकता है। डब्ल्यूएचओ ने सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी टारगेट जो थे रखे थे 2030 के लिए, जिसमें 90% गर्ल्स को फुली वैक्सीनेट किया जाएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के लिए बाय द एज ऑफ 15, एंड 70% वीमेन जो है उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी 35 ईयर्स की एज तक, और उसके 15 साल बाद जो है फिर से स्क्रीनिंग की जाएगी कि कितनी वीमेन में ये जो वायरस है ये पाया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।